हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। एग्जाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश। इससे पहले हमने प्रकाश का एक डिस्क्रिप्टिव क्लास हमने लिया था और ऑलरेडी इसी चैनल पर पड़ी हुई है। तो जिन स्टूडेंट ने वो डिस्क्रिप्टिव क्लास ना देखी हो तो आप उन्हें उस क्लास को आप जब जाकर आप देखेंगे तो उस क्लास से आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका यही है। पहले हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते हैं, फिर उसी टॉपिक का हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, ताकि जो स्टूडेंट हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी हमारे क्लास ले रहे हैं, इस क्लास से उनका बहुत सारा बेनिफिट हो। इसके साथ साथ क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये क्लास किन किन विद्यार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थी क्लास से एक मिनट में क्लास का चेंज कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। जो स्टूडेंट क्लास 6 से 12 तक कोई अगर विद्यार्थी है, तो अगर ये क्लास हमारी ले रहा होगा तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट जैसे कि यूपी टेट वगैरह जो अभी आपका आएगा, या फिर स्टेट जो होगा भविष्य में, इसके साथ साथ जो एसएससी जीडी, उसके साथ साथ आपकी परीक्षा आ रही है अगले सप्ताह में, इसका नोटिफिकेशन कब आ जाए, आरओ एंड एआरओ। ओके। और आरआरबी यानी जिसको आप एएलपी वगैरह जो वैकेंसी आने वाली हैं, इसको बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। यानी देश का कोई भी एग्जाम हो जहां पर साइंस ना आती हो, ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा कोई भी जानकारी अगर आप तक पहुंचानी हो तब तक पहुंच सके। तो समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए हम अपनी क्लास को यहीं पर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें लगभग मैंने टॉप 30 33 मैंने क्वेश्चन लिए हैं, और अपने में ही एक क्वेश्चन है। ओके। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज पहला प्रश्न है, लिखा जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, लिखा है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। अगर प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर तो बने हैं, उन कणों को आप क्या कहेंगे? उन कणों को आप क्या कहेंगे? आप परमाणु कहेंगे, या आप न्यूट्रॉन कहेंगे, या प्रोटॉन कहेंगे, या फिर फोटॉन कहेंगे? आपको दिमाग लगा कर आंसर देना है, और लास्ट में अपने आप को जज करो आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि एक से लेकर के आप पहले 33 तक आप नंबरिंग कर लीजिए। इसके बाद मेरे उत्तर देने से पहले स्वयं उत्तर दो। इसके बाद वहां पर मिलाओ कि कितने प्रश्न आपके सही हैं और आपके कितने प्रश्न आपके गलत हैं। ओके। तो अगर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा फोटॉन। इसको बोलते हैं परमाणु, छोटे छोटे जो कणों से मिलकर बना होता है उनको बोलते हैं फोटॉन। नेक्स्ट है, लिखा है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो प्रकाश तरंग है किस प्रकार की तरंग है? अब जो हमारे साइंस को जो पहले क्लास लड़के ले रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको ऑलरेडी प्रश्न आ रहा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें बता भी दिया हूँ कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, और ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो अगर प्रकाश की बात कर लेते हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है, या प्रगामी तरंग है, या फिर तीक्ष्ण तरंग है। यानी प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तो प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ। अब ये तो सब जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको आप याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए मेरे पास बहुत ही जबरदस्त तरीका है। मैं ट्रिक नहीं कहूंगा, इसमें धोखा होता है। ओके, मैं तरीका बोलूंगा। अब देखो, प्रकाश प्रकाश में प्र लगा है, और अनुप्रस्थ में भी प्र लगा है। ओके। तो प्र से प्रकाश और प्र से अनुप्रस्थ, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ है। आप जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे, इतना मैं दावा के साथ कह सकता हूं। जब प्रकाश अनुप्रस्थ है तो ध्वनि क्या होगी? ध्वनि अंधेर होगी। इसी से आपका दो प्रश्न बन जाएगा। ध्वनि क्या है? मैं ध्वनि की बात कर लेता हूँ, यानी ध्वनि 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 क्या है आपकी? ये अंधेर तरंग है। ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। लिखा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जो प्रकाश का तरंग है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये किया गया था न्यूटन के द्वारा। एक मिनट, न्यूटन के द्वारा स्थापित किया गया था, या प्रस्थापित किया गया था हाइगेंस के द्वारा, या फिर प्लांक के द्वारा, या फिर फैराडे के द्वारा? ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ओके। तो दिमाग लगाओ और इसमें एक आंसर दो।
अब बहुत सारे इसमें आप न्यूटन मार रहे होंगे, लेकिन जो कि न्यूटन बहुत ही घटिया और बिल्कुल गलत इसका क्वेश्चन है। पहली बात, न्यूटन को जरूर भौतिकी के पिता जरूर को कहते हैं, बल्ब की उन्होंने जरूर खोज की थी, बल्ब की भी उन्होंने जरूर खोज की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रश्न में न्यूटन ही होगा। ओके, इसका जो तरंग सिद्धांत का जो सिद्धांत जो प्रतिस्थापित किया था ना, उनको बोलते हैं हाइगेंस। ओके, इसका जो प्रश्न नंबर थर्ड का सही उत्तर होगा हाइगेंस, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जिसको बोलते हैं बी। अब आपका हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास नंबर 30 पढ़ने वाले हैं, और आपको प्रॉपर तरीके से आप आंसर देते हुए चलिए। क्लास नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना का यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यानी ये आप कैसे आप इस चीज को निर्णय लेंगे या निर्णय लेने में सहायक होगी कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी व्यक्तिकरण के कारण, मैं इसे कल थोड़ा कर लेता हूँ, हाँ ओके, हाँ, व्यक्तिकरण के कारण या विवर्तन के कारण या ध्रुवीकरण के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। एसएससी 2015 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से आप बताइए इसमें उत्तर कौन सा होगा। ओके, तो 4 का सही उत्तर होगा ध्रुवीकरण के द्वारा। ओके, हम बढ़ते हैं क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज किसने की थी। स्नेल ने की थी, या न्यूटन ने की थी, या फिर मैक्सवेल ने की थी, या फिर यंग ने की थी। किसके द्वारा खोज की गई थी, चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी सी नंबर, सी जिसका जिसका सी उत्तर है मैक्सवेल, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लिखा है, अगला है हमारा, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ये ग्रामाल्डी के द्वारा, ग्रामाल्डी जो है उनके द्वारा, या यंग के द्वारा, या फिर मैक्सवेल के द्वारा, या फिर फोकाल्ट के द्वारा, किनके द्वारा यह दिखलाया गया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। इसका उत्तर मारेगा आप लोग, कौन सा उत्तर इसका उत्तर सही है। जिसने उत्तर मारा ए, उसका 101% उसका सही है। ओके, जिसने उत्तर ए मारा है ग्रामाल्डी, उसका उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश की, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश विद्युत जो सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था, क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था, या फिर मैक्सवेल के द्वारा किया गया था, या फिर किया गया था आपका आइंस्टीन, अल्बर्ट का आइंस्टीन का सिद्धांत है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, और या फिर उन्होंने दिया था, न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था, चलिए सोच लीजिए। हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादित किसने किया था, ये आइंस्टीन ने किया था। ओके, आइंस्टीन, इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, कौन सी है। ये विवर्तन है, एक मिनट, ये विवर्तन है, या ध्रुवण है, या परावर्तन है, या फिर अपवर्तन है। दिमाग लगाओ और बिल्कुल सही से उत्तर देना। ओके, इसके बाद कर लेते हैं इसका प्रश्न, आपका जो सही उत्तर इसका होगा ध्रुवण, यानी ध्रुवण की जो घटना न तो ये प्रकाश में होती है और ना ही ये ध्वनि में होती है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपसे मिलेगा, और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया। ओके, हाँ, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आप जैसे लिखा है, किसी अवरोध की कोर यानी किनारे जिसको बोलते हैं से प्रकाश मुड़ना क्या कहलाता है। कोर है कोई, यानी किसी अवरोध के कोर की ओर, मतलब किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। विक्षेपण कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, या अपवर्तन कहलाता है, या फिर व्यक्तिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है विवर्तन। ओके, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। ओके, 10 है, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग एवं जो तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, कौन सा है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, या फिर व्यक्तिकरण का सिद्धांत है, या फिर प्रकाश के चुंबकीय तरंग का सिद्धांत है, या फिर इनमें से नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप बताने का भरसक प्रयास कीजिए, और अपने आप को जांचिए आपकी कितनी तैयारी हुई है। ओके, तो इसका सही उत्तर उसका होगा व्यक्तिकरण का सिद्धांत।
प्रश्न संख्या हमारा 11 है। लिखा है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। और जब मैंने इसे क्लास प्रकाश की ली थी ऑब्जेक्टिव में, तो मैंने प्रॉपर तरीके से दोनों इसका वर्णन प्रश्न का ऑलरेडी मैंने कर रखा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जिन स्टूडेंट ने हमारी प्रकाश की क्लास न देखी हो, तो उन क्लासों को आप जाकर के देखिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतना कंटेंट आपको, जो आपके बैच को छोड़कर जो आप बैच में दे रहे हैं, बैचों से भी हम अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, वो भी आपको निःशुल्क में। तो इसका क्या होगा, इसका उत्तर ये तरंग के समान या फिर कण के समान, या तरंग एवं कण दोनों के समान, या तरंग एवं कण के समान नहीं। तो निम्न में इसका उत्तर सही बताइए कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा तरंग एवं कण दोनों के समान। इसको कण जो प्रकाश है, जो प्रकाश ऑलरेडी आपका जो आता है सूर्य से, ये द्वि द्वि प्रकृति तरंग है। ओके, इसके दो प्रकृति होते हैं। एक तो कण यानी तरंग का भी काम कर सकता है ये, और कण दोनों के समान होते हैं, यानी तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। कौन? प्रकाश के विकिरण की प्रकृति। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हाँ 20 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 20 नंबर है। 20 की अगर हम बात कर लेते हैं कैसे। अब प्रकाश, जो प्रकाश सूर्य से ऑलरेडी हमारी पृथ्वी पर जो आ रहा है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। ये कहीं ना कहीं एसएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया था, और इसका उत्तर बहुत सिंपल सा है। ऑलरेडी मैंने जो हमारी प्रकाश की क्लास है, हमने इसका भी हमने वर्णन किया है, प्रॉपर तरीके से हमने बताया भी है। तो 8 मिनट समय लगता है, या फिर 2 मिनट समय लगता है, या 6 मिनट समय लगता है, या फिर 4 मिनट समय लगता है। तो कितना समय लगता है? यह समय लगता है आपका सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुंचता है? तो ये पहुंचता है 8 मिनट में। ओके, 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश आप तक में आ जाएगा। कहीं पर में आपको दिया होगा कि सूर्य का प्रकाश 8.16 सेकेंड, ये कहीं पर आपको लिखा मिलेगा 8.18 सेकेंड। अगर आपको पहली बात ये उत्तर मारना है, पहली प्रॉपर्टी आपको इसको देना है। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़े से, एक मिनट। पहली प्रॉपर्टी आपको इसको देना है, मैं एक मिनट, पहली प्रॉपर्टी इसको देना है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 8 मिनट 16 सेकंड रहता है, इसको देना है सेकंड प्रॉपर्टी। अगर ये भी ना हो तो 8 मिनट आपको 18 सेकंड वहां पर उत्तर लगाना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे और मूव करते हैं। अब जैसे है प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ सेंटीमीटर, मतलब सेमी सेंटीमीटर सेकंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है, या फिर 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका उत्तर सब लोगों को मालूम है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करने की वजह से ये प्रश्न आप लोगों को कराए जाते हैं। अगर आपका कन्फ्यूजन होगा तो आप अच्छे से ध्यान ला करके पढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर आप बताने का बिल्कुल भरसक प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर इसका कौन सा होगा? और ध्यान रखिए, ये सभी में पूछा जाता है, इसका कोई भी उत्तर गलत करने का कोई भी प्रयास ना करें। ओके, तो जो अगर इसका उत्तर अगर दे रहे होंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अगर ये उत्तर जिस व्यक्ति ने दिया है, जो विद्यार्थी ने दिया है, उसका उत्तर 101% सही है। ओके, हम बात कर लेते हैं 22 नंबर। लिखा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आपको कौन सा भाग दिखाई देता है? आपको वर्णमंडल दिखाई देता है, या किरीट या कोरोना दिखाई देता है, या परिणमा जो प्रभामंडल ये दिखाई देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर नन ऑफ दिस। आपको कौन सा दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तब कौन सा सूर्य का भाग आपको दिखाई देता है? अच्छा मानिएगा, अब बिल्कुल सही तरीके से गलती ना हो, तो इसका आपका जो इसे सूर्य है, तो सूर्य का आपको ये जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं कोरोना। इस कोरोना का भाग, इस कोरोना का जो टेम्परेचर तापमान होता है वो 6000 अंश सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है कोरोना का। इसको आप बोलते हैं क्रीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय आपको कोरोना आपको दिखेगा। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर, हम बात करने वाले हैं 23। ओके, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? जब सूर्य ग्रहण ऑलरेडी हो रहा होता है तो कितना समय लगता है उसमें? 250 सेकेंड, या फिर 460 सेकेंड, या फिर 500 सेकेंड, या फिर 600 सेकेंड? इनमें से कौन सा उत्तर सही है? और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोग बताइए। ओके, इसका सही उत्तर होगा 23 का। 23 का जितना उत्तर मारा है बी नंबर, उसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा है? 460। ओके,
हाँ, अगला है सूर्य ग्रहण तब होता है जब एक बार एक ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया था और अधिकतर मैक्सिमम लड़के इसमें गलत करके आए थे। ये ग्रुप डी का सवाल प्रश्न है और इस क्वेश्चन में से बहुत लोग इसमें प्रश्न भी दिया था कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है और एक एक यानी कि 2 नंबर के इसने प्रश्न दिए थे और अधिकतर बच्चों ने इसका अच्छा प्रश्न का 2 नंबर गलत करके आ गए थे। तो ये कब होता है? चंद्रमा बीच में हो या पृथ्वी बीच में हो या फिर सूर्य बीच में हो या फिर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो और बृहस्पति उस रेखा में ना हो। ये तो घटिया, इसको तो आप उत्तर मारेंगे नहीं, बिल्कुल घटिया है। सूर्य, अब इन तीन में से ऑप्शन में आप एलिमिनेट करे सीखिए, एलिमिनेट कर पाएंगे तभी आपका हो पाएगा। कब होगा? चंद्रमा, पृथ्वी या सूर्य, कब इनमें बीच में होगा तब सूर्य ग्रहण होगा? मारिए। अगर कहीं पर चंद्रमा बीच में है यानी चंद्रमा मून बीच में है, आपका इस तरह सन है, आपका सन है, मान लीजिए सन है और आपकी ये पृथ्वी है यानी ये आपकी ये पृथ्वी है, तब आपका क्या होगा? आपका होगा सूर्य ग्रहण। यानी आपकी आप सूर्य को रख लीजिए इधर और पृथ्वी को रख लीजिए इधर, बीच में रख दीजिए चंद्रमा और तब ये होगा सूर्य ग्रहण। ओके, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण घटित होता है। ये चंद्र ग्रहण, चंद्रमा कब निकलता है? पहली बात, दिन को निकलता है या फिर रात को निकलता है? चंद्रमा चंद्रमा निकलेगा रात को। अब ये बताइए अमावस्या के दिन ग्रहण मतलब घटित होता है या फिर पूर्णिमा के दिन घटित होता है या अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के दिन घटित होता है या फिर अर्ध चंद्र के दिन होता है? इसका उत्तर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मारिए भाई, और गलत नहीं होना चाहिए। ये पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा आपको चंद्रमा बड़ा से दिखाई देगा, ठीक है। अभी अगर चंद्रमा निकल रहे हैं, अब जब कभी एक करवा चौथ हमारे हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है, तभी चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। ओके, और रात को ही चंद्र ग्रहण होता है और ये कब होता है? ये पूर्णिमा के दिन होता है। बात करते हैं आगे और, देखा सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? और ये प्रश्न एक अपने में ही चुनिंदा मैंने प्रश्न लिए हैं, ठीक है, इसलिए हर प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? लिखा है प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन या फिर चतुर्थांश चंद्रमा के दिन या फिर किसी भी दिन। पहली बात ये तो घटिया है, किसी भी दिन तो होगा नहीं। रोज थोड़ी ना सूर्य ग्रहण होता है भाई, तो सूर्य ग्रहण इनमें से कौन होगा? तो ये अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन आपका सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन आपका चंद्र ग्रहण होता है। आपके 2 प्रश्न इससे बनेंगे तो बनेंगे। ओके, इसलिए इस क्लास को बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ते चले जाइए। अब बात करेंगे हम 27। लिखा है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? अगर आप हीरो को बीच से काट दें, पहले बात हीरा किसका अपरूप है? हीरा कार्बन का अपरूप है। ओके, अब अगर आप हीरो को बीच से काट दें तो क्यों चमकता है, ये पूछ रहा है आपसे। अब बात कर लेते हैं इसकी आणविक संरचना के कारण, यानी इसकी आणविक संरचना के कारण या फिर प्रकाश के शोषण के कारण या फिर पूर्णांतिक परावर्तन के कारण या फिर कुछ अन्य निहित गुण के कारण। ये तो घटिया मतलब वो है, विकल्प है, इसको आप काट दीजिए। अब आप 3 में ही आपको बताना है कि इन निम्न में से इसका उत्तर कौन सा सही होगा। जब कभी हीरा चमकेगा ना, कभी हीरा चमके, ये कभी पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। ओके, हीरे का चमकना पूर्णांतिक परावर्तन कारण, जैसे मरीचिका का बनना रेगिस्तान में, ये भी। ओके, बढ़ते आगे की ओर। लिखा है पानी से भरे, अगर पानी कोई भरा है किसी बर्तन में, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा ये सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? किसके कारण? अगर किसी पानी में पड़ा सिक्का है या किसी जलाशय में पड़ा सिक्का है, किसके कारण आपको उसकी वास्तविक गहराई से सिक्का को कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है? ये किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है, प्रकाश के विवर्तन कारण होता है या प्रकाश के पर परिक्षेपण के कारण होता है? ये किसके कारण होता है? ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। बात करेंगे कौन सा इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर सही होगा अपवर्तन के कारण। ओके, अब देखिए हमने कौन सा पढ़ा था? हमने गियर तक मैंने पढ़ा दिया था ना, गिरा गियर तक मैंने उसमें स्लाइड में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर से आपको 12 से 12 से लिखा है
11 तक ऑलरेडी मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ा दिया था, ध्यान करिएगा, ठीक है। और हम 12 से भी स्टार्ट करने वाले हैं। 12 में आपका उत्तर आपको बताना है कि प्रकाश के निचले पृष्ठ से टकराकर वापस जो लौटने घटने को आप क्या कहेंगे। जैसे कोई एक प्रकाश है, मान लीजिए मैं एक दर्पण ऐसे रख देता हूँ और एक प्रकाश में ऐसे डाल देता हूँ और ये चिकना पृष्ठ है, अगर जब इस पर प्रकाश पड़ेगी तो ये वापस इस दिशा में चला जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे? आप प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे इसको, या प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, या प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे, या फिर प्रकाश का विकिरणन बोलेंगे। ये उत्तर आपका गलत नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर तरीके से हमने इसको, जो पुरानी हमारी वीडियो है प्रकाश की, प्रॉपर तरीके से हमने बताए हैं, तभी आज हम ये क्लास लेंगे और ले पा रहे हैं। ओके, ये किस कारण होता है? प्रकाश का टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ओके, ये जिसका बी नंबर, जिसने बी ऑप्शन लगाया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, हाँ, लिखा है प्रकाश में, जो प्रकाश में ध्रुवण की घटना, ये से यह सिद्ध होता है, जो प्रकाश की जो ध्रुवण की घटना होता है, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या है। अब प्रकाश क्या है? पहले मैंने बता दिया था कि प्रकाश इसमें क्या है, तीक्ष्ण तीक्ष्ण प्रकाश, या प्रगामी है, अनुप्रस्थ है, या फिर अंधार है। इस प्रश्न मैंने का पहले ही प्रॉपर तरीके से बता दिया है। अब इसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश, पासे प्रकाश और पासे अनुप्रस्थ। ओके, तो आप इस तरह आप इसको याद करेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। यह प्रश्न आपको नहीं पढ़ना, ये वाला प्रश्न कभी आएगा नहीं। ओके, इसको आप 13-14 कभी नहीं पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो ने ज्ञात किया था, न्यूटन ने ज्ञात किया था, रोमर ने ज्ञात किया था, या ज्ञात किया था माइकलसन ने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो जिसने उत्तर लगाया है सी, उसका उत्तर बिल्कुल सही है। कौन सा है? रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश को ज्ञात किया था। ओके, लिखा है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग कहाँ पर ज्यादा अधिकतम होता है? हीरे में होता है, पानी में होता है, या फिर निर्वात में होता है, या फिर हाइड्रोजन में होता है? ये यूपीपीएससी 2014 का प्रश्न है और काफी अपने में ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में ज्यादा होता है। तभी तो जब कभी आसमान में बिजली कड़कती है ना, तो सबसे पहले आपको प्रकाश दिखता है, बाद में आपको ध्वनि दिखती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। इस बात को आप अपने माइंड में सेट करिए। ओके, इस कहीं ना कहीं आपसे एक प्रश्न पूछ लेगा कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है। अगर मैं ध्वनि की बात करता हूँ तो ध्वनि यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ओके, तभी बिजली कड़कने के बाद कुछ समय बाद आपको गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। कहाँ पर? अपनी पृथ्वी, यानी अपने जहाँ पर आप रहते हैं वायुमंडल में। ओके, अब ध्वनि क्या है? ध्वनि अंधेर तरंग है। इससे 4 प्रश्न बने हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं माध्यम, 1 मिनट, 17 है ना। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति क्या होती है? अगर माध्यम का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो प्रकाश की गति क्या होगी? बढ़ेगी, या घटती है, या घटेगी, या फिर वैसे ही रहेगी जितना था वैसी उतनी ही रहेगी, या सासा गिर जाती है? एसएससी 2004 का प्रश्न है। इसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 17, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो जिसका उत्तर सी जिसने मारा है ना, वैसे ही रहेगी, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसलिए जिसका सी उत्तर है उसका बिल्कुल करेक्ट है। बात कर लेते हैं 18 लिखा है जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल, जो निम्न में से जो क्रम होगा क्या होगा? पहले हीरा, कांच और जल, या फिर जल, कांच, हीरा, या फिर कांच, हीरा, जल, या हीरा, कांच, जल? अच्छा क्वेश्चन है। अगर आ गया तो अच्छे अच्छे के सर घूम जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर आ गया तो अच्छे अच्छे के सर घूम जाएंगे। तो सबसे पहले प्रकाश जल में, ओके, फिर सबसे अगर पहले सबसे पहले जल में सबसे ज्यादा, फिर कांच में, और सबसे कम हीरे में। ओके, 18 का बी नंबर बिल्कुल सही, करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है? 8 मिनट। अगर 8 मिनट अगर आंसर ना हो तो 8 मिनट 16 सेकंड। अगर 8 मिनट 16 सेकंड भी ना हो तो वहां पर आपको उत्तर मानना है 8 मिनट 18 सेकंड। ओके, अब आपका अगला ये प्रश्न है, इसी में प्रश्न है कि जब चंद्रमा जब प्रकाश निकलता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है,
8 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है या फिर 100 सेकंड लगता है? बेहतर तरीके से इसका उत्तर मारिए, कौन सा उत्तर इसका उत्तर सही है? इसका उत्तर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। 19 का कौन सा है? सी। जिसने अगर सी नंबर मारा है उसका बिल्कुल सही है। ओके, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। कौन सा है? जब हमारा 26 है, 26 ऑलरेडी हमने 26 करवा दिए हैं, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। 26 पकड़ा, 28 भी हो गया। 1 मिनट, 27, 1 मिनट मुझको थोड़ा देखिए, मैंने पढ़ा कहाँ पर पढ़ा दिया है, 1 मिनट, क्योंकि लगाने में काफी दिक्कत होती है ना। चलो यहीं पर देख लेता हूँ। हमारे कितने बचे? हमारे बचे होंगे आपके कितने? 26 से। ओके, 26 मैंने पढ़ा दिया है। मैं 27 की बात कर लेता हूँ। 27 ऑलरेडी 27 भी करा दिया है। 28 ये भी हो गया है, और आपका 29 भी आपका हो गया है। लिखा है। 1 मिनट, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सी। नहीं, जगह नहीं है भाई, जगह नहीं है, जगह नहीं है। 1 मिनट, ठीक है। हाँ, अब इसका सही हो जाएगा। बन भी नहीं रहा। हाँ, लिखा है पानी में कोई एक व्यक्ति है, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है और छोटा दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है? ये अपवर्तन कारण दिखाई देता है, या परावर्तन कारण दिखाई देता है, मुड़ा हुआ छोटा, या फिर विवर्तन कारण दिखाई देता है, या फिर परिक्षेपण के कारण दिखाई देता है? ये किसके कारण दिखाई देता है? 29 आपको बताना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और आपको उत्तर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ओके, 29 नंबर ए, जिसने लगाया ए फॉर एप्पल, उसका सही हो जाएगा। यानी अपवर्तन के कारण उसका व्यक्ति का पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देगा। बात कर लेते हैं जो हमारा 30 यानी कि 30 नंबर है, कैसा है? 1 मिनट में थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूँ, आएगा नहीं और ये होगा भी नहीं। हाँ, लिखा है अगला, जब एक कम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी में सूर्य के प्रकाश किरणें देखी जाती हैं तो इंद्रधनुष के समान दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही है। अब तो सीडी का जमाना ही खत्म हो गया ना। अगर पहले थी जो राउंड वाली गोल वाली सीडी थी, उसको आप प्रकाश में दिखाएंगे ना तो उसमें 7 तरह की रंग आपको दिखाई देंगे। इस इसकी व्याख्या की जा सकती है, मतलब ये जो घटना आपको जो दिखाई देगी, इस घटना को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे प्रकाश के विवर्तन एवं सॉरी परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर आप कहेंगे इसको, या परावर्तन और परगमन की परिघटना के आधार पर आप कहेंगे, या आप कहेंगे विवर्तन और परगमन घटना के आधार पर आप कहेंगे, या अपवर्तन विवर्तन और परगमन की घटना के आधार पर आप कहेंगे। ये IAS 2000 का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट अपनी जगह में रखता है। इसका उत्तर देगा कि 30 नंबर का उत्तर कौन सा सही है? तो जिसने लगाया है प्रश्न नंबर ए, जिसने विकल्प नंबर ए लगाया है उसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है? परावर्तन एवं विवर्तन की घटना के आधार पर ये कम्पैक्ट डिस्क में 4 हमको रंग 7 रंग हमको दिखाई देते हैं। ओके, हाँ, इसी में अगला हमारा प्रश्न है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? ये किस कारण दिखाई देती है? प्रकाश के विवर्तन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है? कोई मछली जल या तालाब में अपनी वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, ये किसके कारण होती है? 31 नंबर आप बताइएगा भाई। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है मछली वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई। ओके, बढ़ते आगे की ओर हम। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह के ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर दिखाई देगी? कोई अगर व्यक्ति जल के अंदर है तो जो उसकी वास्तविक ऊंचाई है ना, उससे कुछ अधिक दिखाई देगी। ये किसके कारण होगा? या प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा, या प्रकाश के परावर्तन के कारण होगा, या प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होगा, या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण होगा? इसका उत्तर आपको बिल्कुल सही मानना है और गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, 32 नंबर बताइए भाई। 32 का नंबर ए, चाहे मछली हो, चाहे कोई सिक्का हो, चाहे कोई पानी व्यक्ति के अंदर, मतलब पानी के अंदर कोई व्यक्ति हो, इस सभी के जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, ये सभी गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं।
आपको दिखाई देते हैं, आपको मालूम उससे पड़ जाएगा। ओके, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, ये जो सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है, छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, पैर टेढ़ा दिखाई देता है, और कोई व्यक्ति अगर जल के अंदर है तो उसके वास्तविक ऊंचाई से कुछ ज्यादा ऊंचाई दिखेगी। ओके, नेक्स्ट लिखा है पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रभाषित होता है, यानी किसी कारण होता है। छड़ी मुड़ी हुई पानी में क्यों दिखाई देती है? तो प्रकाश के परावर्तन कारण, प्रकाश के विवर्तन कारण, प्रकाश के अपवर्तन कारण, या फिर प्रकाश के विसर्जन के कारण। ये यूपीपीसी 2014 का प्रश्न है। इसका उत्तर आप बताइएगा कौन सा है। जिसने सी मारा है ना उसका उत्तर बिल्कुल सही है, और अभी मैंने प्रॉपर तरीके से सभी को बताए हैं इसलिए। ओके, जिसका उत्तर सी है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। और अपने आप को जज करने का एक तरीका होता है कि जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ 1 से 33 तक, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए 1 से 33 तक की जितने भी नंबर हैं उसमें कॉलम बनाकर चलिए। पहले अपने उत्तर मारिए, फिर मैं उत्तर बताऊंगा। अगर उत्तर सही तो आप सही मारिए, नहीं तो आपको वहाँ पर क्रॉस कर दिए। इसकी आपकी औकात का, आपकी तैयारी का आपको मालूम पड़ेगा। ओके, तो ऐसी क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर आपको मिलेगी। आप फेसबुक पर सर्च करेंगे एग्जाम ट्रिक्स 11M, वहाँ पर मेरा ग्रुप भी है, चाहे ग्रुप आप ज्वाइन करिए या आप ज्वाइन करिए हमें। ओके, चाहे हमें फॉलो करिए, आपको वहाँ पर क्लास ऑलरेडी मिल जाएंगी। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।